Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about US Saudi Arabia's nuclear pact. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि अमेरिका और सऊदी अरबिया ने एक सिविल न्यूक्लियर डील आपस में साइन किया है। अमेरिका की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका अप्रूवल आना अभी बाकी है, बट द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द टू साइड्स हैव साइंड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में, इस एग्रीमेंट को कहा गया है पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट and it has been signed under section 123 of US Atomic Energy Act of 1954. इसी कारण से शॉर्ट में इसको 123 या 123 एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है, क्योंकि सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 ये अलाउ करता है यूएस की सरकार को टू शेयर इट्स न्यूक्लियर रिसोर्सेज, मे इट बी न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी विद सम अदर कंट्रीज। तो हम आगे देखेंगे आज के इसी डिस्कशन में कि इसी सेक्शन 123 के अंतर्गत भारत और अमेरिका ने भी आपस में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था साल 2008 में। तो ये जो सेक्शन 123 है ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954, दिस अलाउज शेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, मतलब सिविल पर्पस के लिए। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है सऊदी अरबिया और यूएस के बीच में, इसके अंतर्गत यूएस विल असिस्ट सऊदी अरबिया इन डेवलपिंग सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब पावर जनरेशन के लिए मेनली, एंड सऊदी अरबिया विल ओपन इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज फॉर IAEA इंस्पेक्शंस। तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको बनाया गया है 1957 में, इसको बनाया गया था, और इसका मुख्य मकसद है इंश्योर कराना कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिविलियन पर्पस के लिए हो, उसके वेपन ग्रेड में कन्वर्ट ना किया जाए। दैट इज द रोल गिवन टू IAEA। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर, और IAEA टाइम टू टाइम रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस को, एंड इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर मैटर्स। लेकिन ध्यान रहे, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ UN, it is not any specialized agency of UN, but it works in close coordination with UN. तो अमेरिका सऊदी अरबिया की मदद करेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन के लिए फॉर सिविलियन पर्पस, और बदले में सऊदी अरबिया विल कीप ओपन इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज फॉर IAEA इंस्पेक्शन। अब ये जो डील साइन हुए अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में, इसको लेकर के क्या कंसर्न्स सामने आ रहे हैं? तो सबसे पहला कंसर्न है कि न्यूक्लियर वेपन्स माइट बी डेवलप्ड बाय सऊदी अरबिया लेटर ऑन। कई सारे देश जो सिविल पर्पसेस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो फिर क्लैंडेसाइट तरीके से, यानी कि चोरी छुपे, फिर वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाना शुरू करते हैं। जिन देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाती है, उनके ऊपर हमेशा ही ये सस्पिशन रहता है कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन भी तो नहीं बना रहे। द सेम कंसर्न्स रिवॉल्व अराउंड ईरान एज वेल। ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एंड ईरान फॉर्मली क्लेम्स दैट इट यूजेस दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओनली फॉर सिविलियन पर्पस। लेकिन अमेरिका एलिगेशंस लगाता है, इजराइल एलिगेशंस लगाता है कि ईरान इलीगल तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। इलीगल इन द सेंस कि ईरान इज सिग्नेटरी ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी NPT, जिसके अंतर्गत ईरान कुड नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ईरान इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन इन इलीगल मैनर, और यही कारण है, ये मुख्य कारण है जिसको आधार बना करके अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। तो देखिए, जो नेचुरल यूरेनियम होता है, जिसकी मदद से जनरली हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव करते हैं, उसके अलावा और भी
रिसोर्सेज जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव हो सकते हैं, जैसे प्लूटोनियम एंड ऑल। लेकिन नेचुरल यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव करने के लिए। इनका फ्यूजन रिएक्शन करा करके एनर्जी डिराइव की जाती है। तो नेचुरल यूरेनियम जो होता है वो दो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के मिक्सचर में पाया जाता है। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235.8% के आसपास होता है, यूरेनियम 238 99.2% के आसपास होता है। इसमें मेनली यूरेनियम 235 ही फिसाइल मटेरियल है, मतलब फ्यूजन रिएक्शन कर सकता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसी कारण से अगर हमें यूरेनियम का इस्तेमाल करना है फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमें नेचुरल यूरेनियम को थोड़ा इनरिच करना होगा इन यूरेनियम 235। तो थोड़ा सा हमें यूरेनियम 238 को रिमूव करना होगा ताकि यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन बढ़े। अगर हम इनरिचमेंट 4% तक करते हैं तो उसके बाद से हम लोग उस यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सिविलियन पर्पस। लेकिन अगर फर्दर इनरिच करना शुरू किया गया 20, 25, 30% से आगे और 90% तक अगर इनरिचमेंट ले गया गया, तो फिर दैट यूरेनियम, enriched uranium, could be used for explosive purposes also, military purposes also. तो दैट इज द कंसर्न कि अभी तो सऊदी अरबिया की मदद करेगा अमेरिका सिविल न्यूक्लियर पर्पस के लिए, लेकिन व्हाट इज द गारंटी दैट सऊदी अरबिया विल नॉट सरप्टिशियसली डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स। हो सकता है अमेरिका भी फॉर्मली बस दिखाए कि हम सऊदी अरबिया को पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका सऊदी अरबिया की मदद करे टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल। So that concern is with respect to this particular agreement being developed or signed between US and Saudi Arabia. इससे होगा क्या कि जब सस्पिशन आएगा बाकी देशों के मन में इन वेस्ट एशिया कि अब सऊदी अरबिया भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गया है। इजराइल तो अपने आप को डिक्लेयर करता है दैट इट हैज न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो इट इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, बट उसने कभी ऑफिशियली मना भी नहीं किया कि इट डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो as per Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which was signed in 1968 and it came into force in 1970, only 5 countries are allowed for the time being to have nuclear weapon, और वो 5 countries हैं P5 countries of UNSC, जिनके पास UNSC में permanent membership है। They are allowed to have nuclear weapons for the time being. Other countries cannot develop nuclear weapon on their own, of their own. अब 3 ऐसे देश हैं अपार्ट फ्रॉम P5 जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है बट दे हैव नॉट साइंड एनपीटी। वो है भारत, पाकिस्तान एंड इजराइल। चौथा भी है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के पास भी अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ईरान की बात ऐसी है कि ईरान इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, आई एम सो सॉरी, ईरान इज सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, बट उसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है शायद से, इस कारण से फिर कहा जाता है कि उसका जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है वो इलीगल है। अब पॉइंट ये है कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डिसरप्ट हो सकती है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, इट इज ओपन सीक्रेट दैट ईरान ऑल्सो हैज न्यूक्लियर वेपन, एटलीस्ट इट हैज न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी, वो डेवलप कर सकता है अगर चाहे तो। नाउ सऊदी अरबिया भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाथ लेता है, और अगर सऊदी अरबिया के अप्रोच के अराउंड भी ये डाउट आता है कि परहैप्स सऊदी अरबिया इज आल्सो हैविंग न्यूक्लियर वेपन, तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में एक रिपल क्रिएट होगा। देयर विल बी अ डोमिनो इफेक्ट एंड अ न्यूक्लियर आर्म रेस मे स्टार्ट इन वेस्ट एशिया। यूएई, टर्की, इजिप्ट जैसे देश जो हैं वो भी अब न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की शुरुआत कर देंगे। वेस्ट एशिया और उसके आसपास के देश जो हैं वहाँ पे न्यूक्लियर रेस देखने को मिल सकता है। और नेचुरल सी बात है कि इफ सऊदी अरबिया गेट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डेवलप्स न्यूक्लियर वेपन ऑन इट्स ओन, देन इजराइल का जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है या डोमिनेंस है इन द रीजन, दैट इट इज ओनली कंट्री इन दिस रीजन वेस्ट एशिया हैविंग न्यूक्लियर वेपन, वो उसका एडवांटेज खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ऊपर ऊपर से तो देख करके ये यूएस सऊदी की जो न्यूक्लियर डील है वो बेसिक से लग रही है पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन इस डील के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सऊदी अरबिया अगर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी भी डेवलप करता है तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी टर्बुलेंस आएगा, इजराइल की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी और एक न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो सकता है वेस्ट एशिया के अंदर। तो दैट इज द कंसर्न या कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दिस यूएस सऊदी न्यूक्लियर पैक्ट।
123 एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट अलाउज गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका टू शेयर इट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज विद अदर फॉरेन कंट्रीज। उसी सेक्शन के अंतर्गत अमेरिका ने साल 2008 में भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एक्ट साइन किया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंतर्गत यूएस गेव अस a kind of waiver from nuclear suppliers group NSG। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। NSG दुनिया के 48 देशों का एक ग्रुप है जिन्होंने आपस में एक दूसरे को कमिट किया है कि वो खुद से बाहर, अपने 48 देशों के बाहर किसी और देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या रिसोर्स नहीं देंगे। तो भारत NSG का हिस्सा नहीं है, बट डिस्पाइट नॉट बीइंग मेंबर ऑफ NSG, यूएस गेव इंडिया वेवर फ्रॉम NSG कमिटमेंट एंड लिमिटेशंस, और इंडिया ने अमेरिका के साथ सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत एग्रीमेंट साइन किया, जिसको हम लोग जनरली 123 एग्रीमेंट साइन कहते हैं। और इसके बाद से यूएस हैज बीन हेल्पिंग इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर रिसोर्सेज फॉर सिविलियन पर्पस, एटलीस्ट फॉर्मली 2008 के बाद से यूएस हैज अलाउड इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविलियन पर्पस। प्रैक्टिकल सेंस में कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन या मेजर एग्रीमेंट्स भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुए नहीं हैं एज फार एज सिविल एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज कंसर्न। प्रैक्टिकल कोई खास फायदा हुआ नहीं है। अमेरिका की कोई भी कंपनी भारत में अभी कोई मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप नहीं कर रही है। लेकिन फायदा ये हुआ कि जब अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर दिया साल 2008 में, तो कई सारे और भी देश जैसे कि फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अब दे ऑल्सो स्टार्टेड। जापान ने तो बाद में अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खुद ही अबैंडन करना शुरू कर दिया आफ्टर सुनामी इंसिडेंट, लेकिन मेनली ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने भारत की और ज़्यादा मदद करनी शुरू की। इवन कनाडा, नामीबिया स्टार्टेड टू हेल्प इंडिया विथ मोर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर रिसोर्सेज। तो शॉर्ट में अगर मैं समराइज कर दूं तो अमेरिका और सऊदी अरबिया ने आपस में न्यूक्लियर एग्रीमेंट फॉर सिविलियन पर्पस साइन किया है। उसको लेकर के कंसर्न ये है कि इस एग्रीमेंट के बाद अगर सऊदी अरबिया सरप्टिशियसली, चोरी छुपे अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि एग्रीमेंट 123 सेक्शन के अंतर्गत साइन किया गया है अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में, और इसी तरीके यही सेक्शन का इस्तेमाल करके भारत और अमेरिका के बीच में भी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था साल 2008 में। उसके बाद अमेरिका से तो कुछ खास मदद नहीं मिली फॉर आवर सिविल न्यूक्लियर एक्टिविटीज, लेकिन बाकी कुछ देशों से हमें और जरूर मौके मिले, क्योंकि अदर कंट्रीज वे आर वेटिंग फॉर अमेरिका टू गिव वेवर। अदरवाइज बिना अमेरिका के वेवर दिए बाकी देश अगर हमारी मदद करते तो अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता था। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is again related with this nuclear deal only. How this nuclear deal and Abraham Accord will play some role in changing West Asia politics. ये बताया गया है इस आर्टिकल में। Donald Trump has said that nuclear deal only will be implemented if Saudi normalizes its ties with Israel via Abraham Accords. Important from our syllabus GS paper 2 international relations. इसमें हम लोग पहले समझेंगे अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में, and then we will see ki how this nuclear deal is related with that and where India's interest hangs in this particular development. तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को एक बार क्विकली थोड़ा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रीजन है वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, सीरिया, इसराइल, लेबनान, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, ये सब सारे देश जो हैं वो वेस्ट एशियन कंट्रीज कहे जाते हैं। वेस्ट एशियन कंट्रीज में दो चीज़ें जनरली पाई जाएंगी। एक, दिस रीजन इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस एनर्जी रिसोर्सेज में। दूसरा, इस रीजन में प्रीडोमिनेंटली इस्लामिक पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट इसराइल। इसराइल एक ऑफ कोर्स ज्यूस मेजॉरिटी कंट्री है, 1948 में बनाया गया। अदरवाइज ये एक इस्लामिक पॉपुलेशन डोमिनेटेड रीजन है। अब यहाँ पे ज़्यादातर देश तो मुस्लिम देश हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में भी आपस में टेंशन रहता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी दो मेजर सेक्ट, सुन्नी एंड शिया सेक्ट, उसमें डिवीजन है, उस लाइन के अराउंड डिवीजन है इन पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया। ईरान और उसके आसपास के जो देश हैं, मेनली इराक,
ये देश, यहाँ पे शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहता है, जबकि सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। और ये सेक्टेरियन डिवीजन के कारण वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी रहती है। तो वेस्ट एशिया के अंदर आप कह सकते हैं कि तीन मेजर पावर सेंटर्स हैं। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है सऊदी अरबिया और तीसरी तरफ है इजराइल। और तीनों के बीच में फ्रिक्शन है, कन्फ्लिक्ट रहता है। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच का कन्फ्लिक्ट का कारण तो मैंने आपको बताया, मेनली शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। और भी कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन है, जैसे अभी हम देखेंगे कि सऊदी अरबिया इज मोर क्लोज टू अमेरिका, जबकि ईरान की हॉस्टिलिटी है अमेरिका के साथ सिंस 1979 इरानियन रिवॉल्यूशन। तो अमेरिका फैक्टर इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में डिफरेंसेस के पीछे सबसे बड़ा कारण है इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट। पैलेस्तीनियंस आर एक्चुअली अरबिक स्पीकिंग मुस्लिम पीपल। तो मतलब सऊदी अरबिया के जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, उनके साथ कल्चरल सिनोनिमिटी है पैलेस्तीनियंस की। तो पैलेस्तीनियंस के लिए सऊदी अरबिया के जो लोग हैं वो काफ़ी सिंपथी रखते हैं। अब इस कारण से सऊदी अरबिया की जो सरकार है, ऑल साउथ फैमिली रूल्स देयर, दे डू नॉट हैव डेमोक्रेसी, दे हैव अ मोनार्की रूल। तो वहाँ पे सीधा सीधा उनको जनता से वोट नहीं मांगना है, येट पब्लिक परसेप्शन का तो ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट का। और ये कारण है कि सऊदी अरबिया की जो सरकार है, जो वहाँ की मोनार्की है, वो इजराइल के साथ थोड़े हॉस्टाइल रिलेशंस बना करके रखती है, क्योंकि वहाँ की आम जनता की बड़ी सिंपैथी है फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो सऊदी और इजराइल के बीच में तो कन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्तीन इशू। और इजराइल और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ यूएस फैक्टर मेनली। इजराइल इज क्लोज अलाई ऑफ अमेरिका। इजराइल को कहा जाता है कि इट इज आउटपोस्ट ऑफ अमेरिका इन वेस्ट एशिया। इजराइल के एज ए कंट्री बनने में भी 1948 में अमेरिका ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। और ईरान इज एंटी यूएस कंट्री। ईरान के अंदर एक मैसिव रिवॉल्यूशन आया था 1979 में अगेंस्ट अमेरिकाज अटेम्प्ट टू हैव कंट्रोल ओवर ईरानियन पॉलिटिक्स। अमेरिका का एक मतलब अमेरिका का एक पॉपेट आप कह सकते हैं ईरान में रूल कर रहा था, शाह रेजा पहलवी। और वो अमेरिका के हिसाब से ही फैसले लेता था, ईरान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, ईरान के लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। तो 1979 में शाह रेजा पहलवी रेजिम के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन आया, दैट रिवॉल्यूशन ईरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। उसके बाद से अमेरिका का जो फुटप्रिंट है ईरान के अंदर, उसको डिसमेंटल कर दिया गया और तब से ईरान और अमेरिका के बीच में हॉस्टिलिटी है। तो पॉइंट ये है कि वेस्ट एशिया में तीन पावर सेंटर्स हैं और तीनों के आपस में डिफरेंसेस हैं। ईरान और सऊदी अरबिया के सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं शिया सुन्नी के। ईरान और इसराइल के डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका फैक्टर। और इसराइल और सऊदी अरबिया के डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट। अब अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, भले इसराइल और सऊदी अरबिया के बीच में डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट, लेकिन एक कॉमन फैक्टर भी है, बोथ आर allies ऑफ गुड फ्रेंड्स ऑफ यूएस। दूसरा कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं कि बोथ आर एडवर्सरीज ऑफ ईरान। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस नज़रिए से देखा जाए दोनों का दोस्त अमेरिका है। तो इस कारण से इसराइल और सऊदी अरबिया के जो बाकी एलाइज हैं, उनके बीच में उतनी कट्टरता नहीं है या डिफरेंसेस नहीं है जितना इसराइल और ईरान के बीच में है। और फिर साल 2020 में इसराइल और सऊदी अरबिया ग्रुप के बीच में धीरे धीरे हॉस्टिलिटी को कम करने की शुरुआत की गई विथ हेल्प ऑफ अब्राहम एकॉर्ड्स। तो अब्राहम एकॉर्ड्स बेसिकली पीस एग्रीमेंट स्टार्टेड इन 2020, जिसमें इसराइल ने कुछ अरब कंट्री जैसे कि यूएई एंड बहरीन के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके साथ बोथ कंट्रीज एस्टैब्लिश देयर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। अब देखिए, इसमें सीधा सीधा सऊदी अरबिया अब्राहम एकॉर्ड्स में नहीं आया 2020 में। यूएई जो सऊदी अरबिया का इंपॉर्टेंट अलाई है और बहरीन, ये दोनों अब्राहम एकॉर्ड्स में आए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सऊदी अरबिया को लेकर के कि सऊदी अरबिया की सरकार, दो उसको जनता से वोट नहीं मांगना है इन ट्रेडिशनल फैशन जैसे बाकी डेमोक्रेटिक देशों में होता है, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है, लेकिन फिर भी जनता के व्यू का, ओपिनियन का तो रिस्पेक्ट करना होगा, कहीं वहाँ पे मैसिव रिवोल्ट ना हो जाए।
और वहाँ की जनता जो है उसका सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर पैलेस्टीनियंस। इस कारण से सऊदी अरेबिया डायरेक्टली हैज नॉट entered into Abraham Accord, but its allies UAE and Bahrain had entered into Abraham Accord with aim of normalizing ties between Arabic groups and Israel। फिर बाद में मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान जैसे देशों ने भी अब्राहम अकॉर्ड साइन किया और अपने रिलेशंस इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए। अदरवाइज इसराइल के साथ ज़्यादातर अरबिक देशों ने हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन किया हुआ था, लेकिन बाद में इन लोगों ने भी धीरे धीरे अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। अभी सऊदी अरेबिया हैज रेफरेंड सो फार एज आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड रीजनल सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन कॉज। तो ऑफिशियली सऊदी अरेबिया के लिए इसका हिस्सा बन पाना थोड़ा कठिन है। बट अब्राहम अकॉर्ड से एक अच्छी बात ये हो रही थी वेस्ट एशिया में कि ये जो 3 पावर सेंटर थे, इजराइल, ईरान एंड सऊदी अरबिया, उसमें से इजराइल और सऊदी ग्रुप के बीच में हॉस्टिलिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। 2023 के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी सी वापस से बढ़ी, क्योंकि 2023 में आपको पता है अक्टूबर महीने में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कन्फ्लिक्ट फिर तेज हो गया, जिस कारण से जो अब्राहम अकॉर्ड के प्रोग्रेस हैं, सऊदी ग्रुप और इजराइल का एक साथ आना, वो थोड़ा सा डिले होने लगा। अब हमने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में समझ लिया है, हाउ इट प्लेज अ रोल इन वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स, वो भी समझ लिया। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द करंट न्यूज़। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो करंटली साइंड यूएस सऊदी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। साइन तो हमने कर दिया है, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, क्योंकि अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है कांग्रेस, उसका अप्रूवल बाकी है। एंड नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट this agreement will be implemented only if Saudi Arabia normalizes diplomatic relations with Israel under Abraham Accord। मतलब सऊदी अरबिया अगर अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करता है तभी जाकर के ये एग्रीमेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑफ कोर्स सऊदी अरबिया हैज नॉट येट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन। सऊदी अरबिया के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा कठिन है। मैंने जैसा कि बताया, आम जनता सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करने पे आ सकती है। तो इस कारण से अभी ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में, इसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ हर्डल्स बाकी हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स का भारत के इंटरेस्ट के ऊपर कैसा असर पड़ा है, उसको भी हम समझते हैं। देखिए, भारत के लिए वेस्ट एशिया बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा लिव देयर। तो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी वेस्ट एशिया के साथ रिलेशंस बनाए रखना जरूरी है। और वेस्ट एशिया के 3 पावर सेंटर्स और तीनों आपस में हॉस्टिलिटी मेंटेन करते हैं। इस कारण से भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखना इन वेस्ट एशिया काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन ये अब्राहम अकॉर्ड जिस कारण से ईरान और सऊदी अरबिया और इजराइल की हॉस्टिलिटी थोड़ी सी जो कम हुई है, उस कारण से भारत को थोड़ा फायदा हुआ इन मैनेजिंग इट्स डिप्लोमेटिक बैलेंस बिटवीन इजराइल एंड अरब वर्ल्ड। तो बेसिकली वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में 3 पावर सेंटर थे, धीरे धीरे अगर 2 पावर सेंटर्स हो रहे हैं तो नेचुरली भारत के लिए थोड़ा आसान हो गया टू मैनेज इट्स रिलेशंस या फ्रेम इट्स फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया। तो अब्राहम अकॉर्ड के कारण वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में जो हॉस्टिलिटी थी उसका लेवल थोड़ा कम हुआ। अरबिक कंट्रीज और इजराइल एक साथ आ रहे थे, दो सऊदी अरबिया हैज स्टिल नाउ नॉट फॉर्मली नॉट ज्वाइंड इट। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड का नतीजा ये हुआ कि भारत ने वेस्ट एशिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए, या कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स का हिस्सा बना भारत। जैसे 2 मेजर आउटकम्स दैट कुड बी रिलेटेड विथ अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें इंडिया भी एक पार्टी है। वो 2 मेजर आउटकम है I2U2 ग्रुप। I2U2 ग्रुप स्टैंड्स फॉर इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस ग्रुप। तो इस ग्रुप में आप देख रहे हैं कि इजराइल भी है, यूएई भी है। ये यूएई और इजराइल के बीच में जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म के लिए बेसिस तैयार हुआ। दिस I2U2 ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट एशियन क्वाड। कल हमने क्वाड के बारे में देखा था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। I2U2 ग्रुप को वेस्ट एशिया क्वाड कहा जाता है, जहां पे ये 4 देश फोकस करते हैं ऑन कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ETC। उसके अलावा एक और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें भारत भी पार्ट है, जो वेस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ, जिसका नाम है IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग इंडिया विथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरबिया, इसराइल टू ग्रीस। ये प्रोजेक्ट में भी भारत की कनेक्टिविटी यूरोप के साथ इंप्रूव होगी, और ये प्रोजेक्ट भी इसीलिए इंप्लीमेंट हो पा रहा है क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के कारण ये जो अरबिक ग्रुप्स हैं, यूएई, सऊदी अरबिया और इसराइल, इसकी हॉस्टिलिटी थोड़ी सी कम हुई है। तो ये सब कुछ फायदे हुए हैं भारत को
वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में अब्राहम अकॉर्ड के स्टार्ट होने के बाद। अभी अब्राहम अकॉर्ड को सऊदी अरबिया ज्वाइन करता है या नहीं वो देखना होगा, क्योंकि सऊदी अरबिया के लिए कठिन है, लेकिन अगर सऊदी अरबिया ज्वाइन करता है तो भारत के लिए एक अच्छी खबर होगी। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, अब्राहम अकॉर्ड है क्या एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्ट कुश लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस। देखिए, प्रोजेक्ट कुश के बारे में हमने पिछले महीने भी एक आर्टिकल कवर किया था। प्रोजेक्ट कुश हमारे देश की डिफेंस एजेंसी डीआरडीओ ने स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जाएंगे। इंडिजीनस अपने देश के खुद के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली मिसाइलों की मदद से बनाए जाते हैं, ऐसे मिसाइल्स जो आने वाले एनिमी मिसाइल्स को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसे मिसाइलों को कहा जाता है कि दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। उसमें अलग अलग रेंज के मिसाइल्स बनाए जाते हैं, मल्टी लेयर्ड सील्ड बनाए जाते हैं। उसमें मिसाइल्स के अलावा, क्रूज मिसाइल्स के अलावा ड्रोन एयरक्राफ्ट्स, कलेक्टिवली दे आर नोन एज एयर डिफेंस सिस्टम। राइट नाउ एयर डिफेंस भारत की जो है उसमें हम हेविली रिलाई करते हैं ऑन S-400 ट्राइफ मिसाइल। ये मिसाइल भारत ने रसिया से इंपोर्ट कराया है और इट्स एयरफोर्स। अब प्रोजेक्ट कुश की मदद से हम लोग खुद के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप करेंगे एट पार विथ S-400 ट्राइफ मिसाइल, जिससे भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप होगी और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी एज फार एज आवर एयर डिफेंस इज कंसर्न्ड। S-400 जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज करेंटली ऑपरेशनल। रसिया से हमने एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स खरीदे हैं और इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट किया है। प्रोजेक्ट कुश इज फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इंडिजीनस, खुद के डेवलप किए हुए एयर डिफेंस सिस्टम दैट विल बी कॉम्परेबल विद S-400। प्रोजेक्ट कुश अलग अलग रेंज के मिसाइल्स बनाएगा, 150 किलोमीटर के, 250 किलोमीटर रेंज की और 400 किलोमीटर रेंज की। तो प्रोजेक्ट कुश का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होगा दैट विल बी एट पार विथ S-400 मिसाइल्स। कलेक्टिवली प्रोजेक्ट कुश की मदद से जो भी मिसाइल्स डेवलप किए जाएंगे दे विल बी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। करंट न्यूज प्रोजेक्ट कुछ से रिलेटेड ही है कि डीआरडीओ ने फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट कुश का। तो प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत लगभग 200 किलोमीटर वाले रेंज का एक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है अभी डीआरडीओ ने फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। दैट इज द न्यूज। दैट न्यूज इज नॉट सो सिग्निफिकेंट बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या है प्रोजेक्ट कुश। अब जब प्रोजेक्ट कुश की बात कर रहे हैं तो वी मस्ट टॉक अबाउट मिशन सुदर्शन चक्र एज वेल। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान कहा था कि साल 2035 तक भारत एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेगा। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम एट पार विथ आयरन डोम ऑफ इजराइल। आयरन डोम ऑफ इजराइल इज a very strong एयर डिफेंस सिस्टम which protect it from surrounding hostile countries। मैंने आपको दिखाया कैसे इसराइल के आसपास में सारे देश उससे हॉस्टाइल ही हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम में सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, जैसे अभी S-400 ट्राइफ मिसाइल हम यूज कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत सरफेस टू एयर मिसाइल्स डेवलप होंगे। उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ये सब मिला करके एयर डिफेंस सिस्टम बनते हैं। तो कि स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम 2035 तक भारत डेवलप करेगा, जिसकी मदद से भारत का जो तमाम पब्लिक प्लेस है उसको सेफगार्ड किया जाएगा फ्रॉम एनी एरियल थ्रेट। इसी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम को जो भारत डेवलप कर रहा है उसको नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। 2035 तक ये डेवलप हो जाएगा। तो मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस इकोसिस्टम बनेगा। एयर डिफेंस इकोसिस्टम के लिए हमें मिसाइलें चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट। अब जो मिसाइलें चाहिए स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र के लिए, वो मिसाइलें डेवलप हो रही हैं अंडर प्रोजेक्ट कुश। तो दिस इज वेयर प्रोजेक्ट कुश इज रिलेटेड विथ मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र विल डेवलप अ ब्रॉडर इकोसिस्टम। उसका एक मेजर कंपोनेंट प्रोजेक्ट कुश सप्लाई करेगा। टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, क्या है प्रोजेक्ट कुश और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, रेलेवेंस है इन इंडियाज डिफेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सबमरीन हंटर मालवान, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। Indian Navy has commissioned INS Indian Naval Ship Malwan. Malwan is second Mahe class anti-submarine shallow watercraft। मतलब एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का मतलब ये है कि
ये डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है एनिमी सबमरीन्स को इन शैलो कोस्टल वाटर्स। अब देखिए आईएनएस मालवान जो है इट इज माहे कैटेगरी एंटी सबमरीन शिप। माहे कैटेगरी का मतलब ये है, देखिए जब भी हम बोलते हैं माय समथिंग क्लास शिप्स, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर तरीके के 5-6 शिप्स बनाए जाने वाले हैं, उसमें से जो पहला शिप होता है लीड शिप, उसी के नाम पे बाकी सारे शिप्स को कह दिया जाता है कि दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट टोटल बनाए जाने वाले हैं 8 बनाए जाएंगे। इसमें से जो पहला बनाया गया वो था आईएनएस माहे। तो अब इसके बाद के जो बाकी 7 भी शिप्स बनाए जाएंगे, कलेक्टिवली ऑल दीज 8 शिप्स विल बी नोन एज माहे क्लास शिप्स। तो इसी कारण से कहा जा रहा है कि आईएनएस मालवान इज सेकंड माहे क्लास एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट, रीजन बीइंग द फर्स्ट वाज ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड इंडक्टेड इन इंडियन नेवी, दैट इज आईएनएस माहे। तो जो पहला शिप होता है उसी के नाम पे बाकी सारे शिप्स को कह दिया जाता है कि दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास। टोटल इस आईएनएस माहे क्लास में 8 वेसल्स डेवलप किए जाएंगे। दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वाड से रिलेटेड हमने जो प्रश्न लिया था उसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, इट्स नॉट ए फॉर्मल मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 9 डैश लाइन, third statement is wrong. Of course, the decision of the tribunal was not accepted by China. It was rejected by China rather. Antimicrobial resistance occurs when microorganisms become resistant to antimicrobial drugs. True. Irrational use of antibiotics contribute to IMR. That is also true. Antibiotics are effective against most viral infection. That is wrong. Viral infection में antibiotics बहुत ज़्यादा काम नहीं करते. One health approach में human health, animal health, food system, environment सब आ जाता है. Non animal testing method, manufacture vaccines. आई एम सो सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक्सेस सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग लाइव ऑन एनिमल्स। आई विल करेक्ट इट। नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड से जो दूसरा प्रश्न था उसमें ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑर्गेनॉइड्स एंड ऑर्गन्स ऑन चिप दे आर नॉट पार्ट ऑफ सिलिको मॉडल। सिलिको मॉडल में एआई और कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। Nifty 500 index में first statement is again wrong. It does not include all the companies that are part of 500 index, Nifty 500. Basically, it includes those companies in 500 which are sympathetic to animals' cause, who maintain animal cruelty-free principles. ESG framework stands for environment, sustainability, and governance. That's all from our side for today. Thanks for watching.